पहला शॉक किया, उसके बाद पेशेंट का बिल्कुल हार्ट जो है बिल्कुल स्टॉप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर हार्ट की कुछ थोड़ा मूवमेंट आया, जो कि वो भी अब नॉर्मल रिदम ही था। हमने दोबारा से करंट का जो जूल्स वगैरह हैं वो हमने बढ़ाए और फिर दोबारा शॉक किया। लिया था। हाँ जी भाई साहब, पेशेंट का कार्डियक रिदम स्टेबलाइज हुआ, पेशेंट ने कॉन्शियसनेस गेन की, वो होश में आया और उसने बात किया पेशेंट। ठीक है, नाम बताइए। आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए। ठीक है, चल ये किसी निकाल। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत? उसको 10 पे 5 पे करो। ठीक है ना? यहाँ पर हाँ ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। इसे निकाल, रेट कंट्रोल हो गया। और 3 दिनों के बाद उस पेशेंट को हमने आईसीयू से डिस्चार्ज किया। अरे वाह, मतलब वो आपके लिए जब ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर्स को ही होती है कि मैंने आज कुछ किया है। आप सबको पता है अलग अंदाज टीम ऑलवेज अपने प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। उसी बीच अभी हम लोग सीवान सिटी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। आप सबको पता है कि मौसम का भी हालात आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के सामने कई ऐसे सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है। जैसे चेस्ट पेन अचानक किसी को हो जाता है, या जब रोड पे हम लोग चलते हैं हमारे सामने एक्सीडेंट हो जाता है, एक आध दो लोग बेहोश पड़े हुए हैं। ऐसे कई क्रिटिकल सिचुएशन आता है, इमरजेंसी जिसको कहते हैं। उस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता है क्या करना है। तो अभी हम लोग हैं सीवान सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर तौसीफ़ आज़ाद जी के पास। इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर के ये आपके स्पेशल डॉक्टर हैं, स्पेशलाइजेशन इनका इसी में है। और भी चीज़ें हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमने जिक्र किया, चेस्ट पेन हो गया, रोड पे कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद नदीम जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला जी, और लोगों को जागरूक करने के लिए आप यहाँ तक चल के आए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अपने नदीम अलग अंदाज जो चैनल है, फॉलोअर्स हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरे सीवान गोपालगंज के लिए आपका जो स्पेशलाइजेशन है, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपने बारे में बता दें, ताकि ये इमरजेंसी क्रिटिकल आम लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। तो एकदम आम जुबान में पहले अपने बारे में बताइए, और डिग्री वगैरह सब बता दीजिए कहाँ से आपने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं डॉक्टर तौसीफ़ आज़ाद, मैंने अपनी इमरजेंसी मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, उसके थ्रू ली है। मैं ट्रेंड हूँ, जो फैकल्टी है यूएसए की इमरजेंसी मेडिसिन की। इमरजेंसी मेडिसिन कहने का मतलब ये है कि ये ब्रांच ही वहीं से स्टार्ट हुई है। जॉर्ज एफ कैनेडी के टाइम से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, उनके डेथ के बाद। अच्छा, हाँ, तो वहीं की फैकल्टी ने हमें ट्रेन किया है। और इसका ट्रेनिंग सेंटर जो रहा है वो है, जो ट्रेनिंग और टीचिंग सेंटर जो था वो मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली में। अच्छा, मैं वहाँ पे 3 इयर्स का हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी प्रोग्राम रहता है। मैंने वहाँ से अपना स्पेशलाइजेशन किया है। वो भी उस टाइम में आपने स्पेशलाइजेशन किया है जब सबसे ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, जिस टाइम को एग्जैक्टली जो कि कोविड महामारी जो फैली हुई थी, वो वक्त भी हमने देखा है, और वो बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए। आप दिल्ली में थे? बिल्कुल। इवन कि हमें कोरोना वॉरियर ही कहा जाता था वहाँ पे। अरे, क्योंकि हम ही वहाँ पे फ्रंट लाइन पे थे। कितने सारे डॉक्टर का डेथ भी हो गया। बिल्कुल। आपके साथी कुछ होंगे वो भी। बहुत सारे कोलीग्स थे जो डॉक्टर्स थे, उनकी डेथ हुई।
इनफेक्ट हम सारे लोग हुए, सबको कोविड हुआ, ऊपर वाले के कारण से हम सारे बच गए। जी जी। तो ये तो आप अपने बारे में आपने बता दिया, और जो आप एक तो इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन वाले मरीज को आप देखते हैं। जी हाँ। नॉर्मल जो मेडिसिन का जो होता है उस तरह के पेशेंट को भी आप देखते हैं, शुगर डायबिटीज वगैरह के भी। मैंने फेलोशिप इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी भी की हुई है, साथ में एकोकार्डियोग्राफी का भी डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। तो इवन मैं एको भी करता हूँ, और कार्डियक जो भी कार्डियक इमरजेंसीज होती हैं या कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको मैं ट्रीट करता हूँ। साथ में मैंने अपना डिप्लोमा भी किया हुआ है डायबिटोलॉजी से। अच्छा। तो डायबिटीज़ को भी मैं ट्रीट करता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट, तो कहने का मतलब मैं खुद को वेल इक्विप्ड करना चाहता था, इसलिए मैं कार्डियोलॉजी और डायबिटोलॉजी मैंने सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अच्छा, मतलब एक जो स्पेशल जो उसमें और जो चीज़ें होती है वो सब आपने कर लिया। जी हाँ, एग्जैक्टली। और सारी चीज़ें एक दूसरे से तो जुड़ा हुआ है ही। जी हाँ। तो सब एक साथ भी काम आ जाता है कभी कभी। जी जी। हमने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया कि कोई बेहोश पड़ा हुआ है रोड पे, या कभी घर में भी कभी कुछ हो जाता है, किसी को चोट लग गया, चाहे कुछ हो गया, बेहोश हो गया, तो घर के जो लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं। पहली चीज़ तो ये होती है, खुद को आप शांत करें। उसके बाद सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, अगर रिस्पॉन्ड करता है आपके कॉल को, या जो भी अगर आप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है, तो वेल एंड गुड। इन केस अगर वो नहीं करता तो उस केस में हमें CPR स्टार्ट करना है, जो कि चेस्ट कंप्रेशन होता है। एंड उसके साथ साथ हमें हेल्प के लिए भी बोलना है, ताकि हम नियर बाई सेंटर पे अपने पेशेंट्स को लेकर के जा सकें और जितनी जल्दी हो हम मेडिकल फैसिलिटी हमें मिल सके। अच्छा, ये नॉर्मल सिचुएशन में हो गया। और किसी को अचानक अगर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए तो? देखिए, चेस्ट पेन खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। चेस्ट पेन का ये है कि हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि चेस्ट पेन हो रहा है तो गैस की शिकायत है। हर चेस्ट पेन गैस्ट्राइटिस नहीं होता। चेस्ट पेन को आप हमेशा सीरियस लें। इस सूरत में भी हमें अपने नियर बाई सेंटर पे जाना है और एटलीस्ट एक ECG करके ज़रूर देखनी होती है। आप अपना ECG करें। अगर डॉक्टर को लगता है फर्दर इवैल्यूएशन पे कि नहीं मुझे आगे वर्कअप की ज़रूरत है, तो वो वर्कअप भी कराना है। और जैसा वो एडवाइस करे उस एडवाइस को फॉलो करना है। आप चेस्ट पेन को ऐसे नज़रअंदाज ना करें कि नहीं ये गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। हर चेस्ट पेन गैस्ट्राइटिस नहीं होता। हमारे इमरजेंसी फील्ड में या इमरजेंसी मेडिसिन में जो चेस्ट पेन होता है हमारा, उसमें हार्ट अटैक इज़ द फर्स्ट डायग्नोसिस, यानी कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ आवर फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। गैस्ट्राइटिस इज़ द लास्ट वन। हम सबसे आखिर में कुछ सोचते हैं कि ये गैस होगा तो हमारी लास्ट डायग्नोसिस होगी। उसके पहले हमारे पास चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण हैं, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। मतलब गैस वाला दिमाग में बाद में आता है? जी हाँ, क्योंकि गैस से किसी की जान नहीं जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर हार्ट अटैक है तो वो इंसान की मृत्यु, मतलब अगर हार्ट अटैक वगैरह है इसके वजह से भी चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है? बिल्कुल, हार्ट की वजह से हो सकता है, फेफड़ों के कारण हो सकता है। अच्छा, मतलब कई वजह हो सकते हैं चेस्ट पेन होने का। बहुत सारे कारण हैं। गैस वाला तो मतलब वो आखिरी डायग्नोसिस है हमारी, लेकिन लोग पहला समझ लेते हैं। जी हाँ, लोग पहला समझते हैं और इसी में अपनी जान गंवा बैठते हैं। उन लोगों को लगता है कि नॉर्मली। जी। अच्छा, अभी एक सिचुएशन आया था, मेरे मामू का एक बेटा जो गूंगा था, वो बोलता था कि चेस्ट में इस तरह का, और वो डेथ भी कर गया। और वो बोल नहीं पाता था, वो बता भी नहीं पाया, और गैस वैस इस तरह का कई जगहों पे लेकर गया लो, तो सही से मतलब डायग्नोस नहीं हो पाया। एग्जैक्टली। तो इसी सिचुएशन में अगर कोई अपने इशारे से भी समझा दे कि मुझे छाती में कोई परेशानी है, तो डॉक्टर्स को तो पहला हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं उनके माइंड में जो पहली चीज़ आती है वो हमेशा कार्डियक इश्यूज ही आते हैं। तो सबसे पहले हम ECG ही करेंगे उस सिनेरियो में भी, और ECG करके एक बार चीज़ें रूल आउट करेंगे। जी। अगर ECG बिल्कुल नॉर्मल है देन वी हैव टू गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमें खून की जांचें करनी है, फिर हमें दूसरे एक्सरेज पे जाना है,
छाती का एक्सरे देखना है, उसके बाद हम एको करके देख सकते हैं। क्योंकि जो आपने बताया कि बचपन से वो गूंगा ही था, तो कुछ ये भी हो सकता है कुछ पैदाइशी चल रही हो, कोई पैदाइशी बीमारी हो हार्ट की जो हमें पता ना हो। तो फर्दर मतलब आगे के वर्कअप की ज़रूरत पड़ती है ऐसे मरीज़ों में। अच्छा, एक और बात बताइए, आपने इमरजेंसी क्रिटिकल, अच्छा एक चीज़ बताइए, नॉर्मल कोई स्किन का डॉक्टर है या मेडिसिन वगैरह नॉर्मल सिचुएशन में सब ठीक रहता है, वैसे पेशेंट आते हैं तो उनके लिए तो मेडिसिन दवा लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन आपके सिचुएशन में क्योंकि अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ, हार्ट बीट बंद हो गया, चाहे कुछ, क्योंकि सीधे डेथ होगा, क्योंकि ऐसे ही हालत ख़राब रहता है। बिल्कुल। तो ये आप किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? और दूसरी बात, एक तो जब आपके सिचुएशन में पूरे घर वाले उठ के चले आते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं कि पूरा आपके जो इमरजेंसी होता है उसमें फुल रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये वो, या हो भी जाता है तो जो पेशेंट के जो गार्जियन है वो भी उतना सपोर्ट नहीं करते, तो उस सिचुएशन में आप लोग किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, ये सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत ही प्रेशर होता है इस टाइम पे, लेकिन इस प्रेशर को हम अपने सर के ऊपर से हटा देते हैं। हमें सबसे पहले खुद को काम करना होता है। ये हमारे गुरु जो भी हमारे जो टीचर थे, हमारे जो गुरु थे, ये उन्होंने ही बताया है। अच्छा, कि कीप योर सेल्फ काम, बाकी आसपास में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप हैं और पेशेंट है। लेकिन आसपास में तो ये तो है ना डिस्टर्बेंस, ये लोग समझते कहाँ हैं? डिस्टर्बेंस है, लोग बहुत समझदार होते हैं, जो समझदार होते हैं उनको थैंक यू बोलता हूँ मैं, जो नहीं होता है उन्हें रिक्वेस्ट करके हटाना होता है तरीके से, क्योंकि हमारी टीम ही इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें खुद पेशेंट को उस वक्त स्टेबलाइज करना होता है। और साथ ही साथ मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों के सिचुएशन में जो पेशेंट के साथ लोग होते हैं उनको भी ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? वैसे जो आते हैं पूरा भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, जो आपका आईसीयू है उसमें भी पूरे लोग घुसे हुए रहते हैं। मैं लोगों से बस यही एक मतलब ये मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं तो एक यकीन के तौर पे लाए हैं, यहाँ मैं अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे पेशेंट के साथ कुछ अच्छा ही होगा या पेशेंट कुछ बेहतर हालत में आएगा। तो डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, अस्पताल के स्टाफ पे भरोसा रखिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। कोई भी डॉक्टर अपने सामने किसी मरीज को मरते हुए नहीं देखेगा। अगर उसके हाथ में सब कुछ है, अगर वो कुछ कर सकता है तो वो हमेशा मरीज के बेहतरी के बारे में ही सोचेगा और उसके लिए, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो जितनी भी कोशिश कर सकता है वो सारे एफर्ट लगाएगा। तो इस सिचुएशन में अटेंडेंट्स जो भी हैं, मरीज के रिश्तेदार या साथ वाले जो भी हैं, उनको डॉक्टर्स पे भरोसा करके उन्हें पेशेंट के साथ छोड़ना ज़रूर है। हाँ, उनको टाइम देना पड़ेगा, उन पे बिलीव करना पड़ेगा जब आप लाए हैं, क्योंकि यकीन है तभी सब कुछ है। जब आपका यकीन ख़त्म हो गया तो वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा पेशेंट आया, सारे लोगों को लग रहा है कि ये मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, और आपके सामने आपने उसको मतलब से एकदम से उसको ठीक कर दिया, मतलब वो जिंदा ही था लेकिन आम लोगों को समझ में आ रहा था कि ये इस दुनिया से जा चुका है? बिल्कुल, ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास। अभी होली के दिन की बात बता रहा हूँ। लास्ट जो होली गई, उस होली में यहाँ सिवान सिटी में ही एक पेशेंट आए, काफ़ी दूर से आए तो वो चल के, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अनरिस्पॉन्सिव हो गए। अच्छा, खुद से चल के आए थे? चल के आए और रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया उनका। जब हमने उनका ईसीजी पहला तो हमने बेड पे लेकर के जब मॉनिटर से कनेक्ट किया तो पता लगा कि एबनॉर्मल रिदम है, कार्डियक रिदम। अच्छा। तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट को कार्डियोवर्ट किया, शॉक किया। शॉक करने के बाद हम एबनॉर्मल जो आपने बताया कि एबनॉर्मल रिदम है, इसका क्या मतलब हुआ? एबनॉर्मल रिदम का मतलब ये है कि जैसे धड़कन है, हाँ, धड़कन का वो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, जैसे करंट है। जैसे मैंने कोई स्विच ऑन किया तो पहले ये लाइट जली, फिर दूसरी लाइट जलनी चाहिए, फिर तीसरी जलनी चाहिए। तो मतलब उसमें कोई सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा था। तो हार्ट के पास ये एबिलिटी नहीं रह गई है कि वो इस चैनल को बरकरार रख सके। अच्छा। उस सूरत में हार्ट के कंडक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो धड़कन भी उसकी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये सूरत रहती है। उस सूरत में ब्लड की सप्लाई जो जितनी होनी चाहिए बदन में, ब्रेन को जितना खून जाना चाहिए और दूसरे ऑर्गन को जाना चाहिए, उतना ब्लड नहीं जा पाता। अगर ब्लड नहीं जा रहा ब्रेन को तो ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। बचने का चांसेस कितना होता है उस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में एज सच कोई परसेंटेज नहीं कह सकते हैं,
लेकिन हाँ CPR जो होता है, CPR जो मतलब हम जो करते हैं, इसमें अगर पेशेंट का विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है तो इसमें रिवाइवल के चांसेस अच्छे होते हैं। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, परसेंटेज वाइज कहना मुश्किल होता है। तो फिर वो आगे बताइए, उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, तो इस पेशेंट्स को हमने कार्डियोवर्ट किया, पहला शॉक किया, उसके बाद पेशेंट का बिल्कुल हार्ट जो है बिल्कुल स्टॉप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर हार्ट की कुछ थोड़ा मूवमेंट आया, जो कि वो भी अब नॉर्मल रिदम ही था। हमने दोबारा से करंट का जो जूल्स वगैरह हैं वो हमने बढ़ाए और फिर दोबारा शॉक किया। पेशेंट का कार्डियक रिदम स्टेबलाइज हुआ, पेशेंट ने कॉन्शियसनेस गेन की, वो होश में आया और उसने बात किया पेशेंट ने, और 3 दिनों के बाद उस पेशेंट को हमने ICU से डिस्चार्ज किया। अरे वाह, मतलब वो आपके लिए जब ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर्स को ही होती है कि मैंने आज कुछ किया है। ऐसी फीलिंग होती है जब कोई पेशेंट ऐसे कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर ऐसे कितने सिचुएशन आ चुके हैं आपके सामने? यहाँ पे मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से हूँ, ये मेरा 6ठा महीना है। इतने दिनों में ये 4 या 5 केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको मैंने कार्डियोवर्ट किया है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात बताइए, किस किस तरह के, जैसे आप तो बता दिए इमरजेंसी, क्रिटिकल ये हो गया, मेडिसिन हो गया, और भी किस किस तरह के पेशेंट मतलब आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या करते हैं? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन का मतलब ये है कि इमरजेंसी मेडिसिन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जनरल फिजिशियन ही हैं। ठीक, एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जो एक्टर होते हैं संजय दत्त, उनके हाथ में एक एक्सरे होता है और उसको देखते हुए कहते क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर को पूछो कि पेट में क्या चलता है, पेट के डॉक्टर को पता ही नहीं है कि दिमाग में क्या चल रहा है। जी। और बस ये एक ऐसी लाइन है जो कि सटीक भी बैठती है। तो इमरजेंसी मेडिसिन एक ऐसी है कि पेट वाले को पता ज़रूर है कि दिमाग में क्या चल रहा है, इमरजेंसी वाले को ये चीज़ पता है और उसको ये चीज़ देखनी ज़रूर है। तो इमरजेंसी मेडिसिन का मतलब कि हेड टू टो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, क्योंकि इमरजेंसी ये कह के नहीं आएगी कि मैं दिमाग का बीमारी हूँ या हार्ट का बीमारी हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। फिर आप लोग स्टेबलाइज करके फिर जो फर्दर अगर एग्जैक्टली कुछ पेशेंट का स्पेशलाइजेशन जो डॉक्टर हैं उन तक आप लोग भेज देते हैं। बिल्कुल, पेशेंट इस स्थिति में ज़रूर आ जाता है कि उसकी जान बचाई जा सके। अच्छा, अगर पेशेंट एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी क्रिटिकल वाले तो आपके पास आ ही जाएंगे। जी हाँ। और भी किस तरह के पेशेंट, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, वही, और मैं गठिया के पेशेंट, इसमें मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, हार्ट के पेशेंट हो गए, बेसिकली कार्डियक पेशेंट्स ज़्यादा देखता हूँ मैं। ठीक है, कार्डियक इमरजेंसीज भी ज़्यादा डील करता हूँ। ठीक, सबसे पहले आपने MBBS, उसके बाद MD है। तो MD वाले डॉक्टर ढूंढते हैं, मेडिसिन का कोई डॉक्टर सीवान में। एग्जैक्टली, MD ने इमरजेंसी मेडिसिन होती है। मेरा जो कि आपने MRCM देखा होगा, MRCM इज मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। MRCM का फुल फॉर्म ये है। ये भी UK की डिग्री है, मतलब UK का एक एग्ज़ाम है जो क्लियर करके हम वहाँ पे एज ए इमरजेंसी फिजिशियन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, पहले एंट्रेंस होता है उसका स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम होता है। अच्छा, प्रिपरेशन करने के बाद पेपर होते हैं, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। 3 स्टेप्स होते हैं उसके। अच्छा, 2 रिटन होता है, 1 प्रैक्टिकल होता है। ठीक, तो ये हो गया। और लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा? जी हाँ, लास्ट में बस ये है कि ये एक नया ब्रांच है इमरजेंसी मेडिसिन, और इमरजेंसी मेडिसिन तो इंडिया में बहुत बाद में आया है। ठीक, इसको अब तरीके से देखा जाए तो इसको रिकॉग्निशन भी नहीं है, मतलब लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो मतलब ये ब्रांच है क्या? आपका जो ब्रांच है पूरे सीवान, गोपालगंज, सारण में, ये शायद मुझे लगता है कि मैं पहला हूँ। आप पहला हैं? जी हाँ, मैं इमरजेंसी मेडिसिन का शायद मैं इधर जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पहला हूँ। अरे वाह, इस तरह के डॉक्टर हैं ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि ब्रांच ही नया है तो बच्चे भी कम होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आज तो डॉक्टर भी कम होंगे। जी हाँ, वही, क्योंकि इसमें ना मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, हर तरीके का सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट का मतलब कि कॉरपोरेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे यहाँ ये स्पेशलाइजेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। वहाँ पे डिपार्टमेंट ही है। मतलब सीवान गोपालगंज के लिए एक बहुत मतलब खुशनसीब है कि आप हैं एक तरीके से, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी आपने बताया कॉरपोरेट में। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर मिल रहा है तो वाकई बहुत अच्छी बात है सीवान के लिए। एटलीस्ट हम इस कंडीशन में ज़रूर आ जाते हैं कि हम किसी भी पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकें।
हमें ये नहीं देखना है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है या कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है। चलिए, तो और कुछ कहना चाहते हैं एकदम शॉर्ट में कुछ? बस सारे सिवान वासियों का धन्यवाद जो आप जिन्होंने आपका वीडियो देखा और साथ में मुझे सुना। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। वो ऐसी उम्मीद नहीं करता कि आप मेरे पास इस इमरजेंसी सिचुएशन में आए, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो कभी ऐसा कुछ रहता है तो बिल्कुल मैं 24/7 यहाँ अवेलेबल हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बोलिए था। हाँ जी भाई साहब। ठीक है, नाम बताइए। आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए। ठीक है, चल ये किसी निकाल। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत? उसको 10 पे 5 पे कर। ठीक है ना? यहाँ पर हाँ ठीक है ना? बात नहीं। ठीक है। ठीक है।